मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम आगे बढ़ाते हैं। आज 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ने के बाद हमने इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ी, SN1 और SN2 की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आज हमें चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को देखकर ये बताना कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। तो उसे स्टार्ट करने से पहले टॉपिक है आपका वेज एंड डैश प्रोजेक्शन या वेज एंड डैश फॉर्मूला। पहले हम रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे। मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल कार्बन है, 3D स्ट्रक्चर होता है, तो उसे 2D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो पहला तरीका है वेज एंड डैश फॉर्मूला। इसे समझिएगा। ये कार्बन है, हमने ये वैलेंसी बनाई, ये पेपर के ऊपर ही है। हमने इसकी दूसरी वैलेंसी बनाई, ये भी पेपर पर है। हमने इसकी थर्ड वैलेंसी बनाई, ये पेपर पर नहीं है, पेपर के नीचे है। और हमने इसकी फोर्थ वैलेंसी भी बनाई, ये पेपर के ऊपर है। ये फोर्थ वाली वैलेंसी ऐसे है, ऐसे आपकी तरफ आ रही है, ये पेपर के नीचे की तरफ है, ये दोनों प्लेन पर है। तो ये टेट्राहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन है, कई बार आया है। इसे वेज बुलाते हैं, इसे डैश बुलाते हैं, तो इसका नाम है वेज एंड डैश फॉर्मूला। खैर, इससे काम हमारा चलेगा नहीं, हमें एक नया प्रोजेक्शन देखना होगा जिसे बुलाते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और वेज एंड डैश को फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका भी यहां देखना होगा। फिशर प्रोजेक्शन, वेज एंड डैश के बाद आप ऑर्गेनिक में दूसरा प्रोजेक्शन जो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, वो है फिशर। 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट कैसे करें, हम ज्यादा यूज वेज एंड डैश का करते आए हैं, लेकिन अब से हम ज्यादा यूज करेंगे फिशर प्रोजेक्शन का। देखिएगा, एक हम कंपाउंड यहां लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। 4 कार्बन इसमें है, इसमें एक कायरल सेंटर भी है, एक ही कायरल सेंटर है, बाकी कोई कायरल सेंटर नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन कहता है, कोई कंपाउंड अगर लिख दिया आपने, तो ये कहता है कि कायरल सेंटर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करें। ये जो क्रॉस है, ये कायरल कार्बन है। जितनी भी कार्बन है आपकी चेन में, वो सब वर्टिकल लाइन पर हो, इस वर्टिकल लाइन पर ही सब अरेंजमेंट हो, और बाकी बचे हुए बॉन्ड इन दोनों लाइंस इस लाइन पर हो। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ये वाला कायरल है, तो ये वाला तो ये है। 2 कायरल होंगे तो 2 क्रॉस आएंगे। अब एक ये है वर्टिकल लाइन पर जो आएगा, और 2 कार्बन ये है। तो इनमें से जो भी कार्बन ऑक्सीडाइज हो, मतलब जिस पर ऑक्सीजन हो, उसे टॉप पर लिखते हैं, और जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो उसे बॉटम पर लिखते हैं। मान लीजिएगा ये CH3 होता, ये CH3 CH2, तो हाइड्रोजन कम इस पर होते, तो इसे टॉप पर लिखते, इसे फिर भी बॉटम पर ही लिखते। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये CHO ऑक्सीडाइज ग्रुप, और नीचे CH2 CH3। देख लीजिएगा, सभी कार्बन एक ही इसमें है, वर्टिकल लाइन में 1 2 3 4। ये कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन ये है। इस पर एक OH है, एक H है, आप किधर भी बना सकते हैं, किसी को भी। ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन या फिशर रिप्रेजेंटेशन या फिशर फॉर्मूला। तो ऐसे अगर कंपाउंड आपको लिख के दिया जाता है, नाम लिख के दिया जाता है, तो आप खुद बना सकते हैं। लेकिन ये रूल तब है तब आप इस तरह से कंपाउंड दिया जाए, आप बना रहे हो। लेकिन बाई चांस आपको वेज एंड डैश बना हुआ दे दिया जाए, तो फिर ये रूल्स आपको नहीं लगाने हैं। मान लो वेज एंड डैश कन्वर्जन हम सीधा पढ़ते हैं। वेज एंड डैश से भाई वेज एंड डैश फॉर्मूला है जो, या प्रोजेक्शन है, उससे आप क्या बनाएंगे? फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करने का तरीका, वेज एंड डैश टू फिशर प्रोजेक्शन। तो समझिएगा, इसको मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन रूल्स जो ऊपर जो बताए कि वर्टिकल में कार्बन चेन है या नहीं, ये फॉलो आप नहीं करेंगे। कैसे करेंगे फिर? देखिएगा,
ये आपको दिया गया वेज एंड डैश। मैं यहां लिखता हूं CH3, मैं यहां लिखता हूं CH2 CH3, मैं यहां OH लिखा, यहां OH लिखा। ठीक, अब आपको इसे बदलना है, किसमें बदलना है? फिसर में। ये वेज एंड डैश है, ये बॉन्ड ऊपर उठा हुआ है, ये बॉन्ड नीचे है। तो जो ऊपर उठा है ये यहां पर है, ये जैसे OH है, मैं पेन की तरह बना, ये ऐसे है, ऐसे ऊपर की तरफ है। तो इसे पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए, इसे पकड़ के इधर खींच के ले आओ। तो इसे आप खींचोगे OH को तो ऐसे हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा, यानी कि यहां से इसे खींच के इधर ले आओ। ये लाइन ऐसे नहीं है, ऊपर से है, ऐसे। तो ये कैसे दिखेगा? कार्बन अपनी जगह ही रहा, OH आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। ध्यान से समझे, आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। आपकी तरफ आ रहा है तो हम इसे डार्क से बनाएंगे कि आप ऊपर है, पेपर के ऊपर है OH। उधर H इसकी जगह आ जाएगा, H भी आपको ऐसे ही आता हुआ दिखेगा आपकी तरफ। और ये CH3 आपको पीछे जाता दिखेगा, रहेगा ऊपर ही। और नीचे CH2 CH3 भी आपको नीचे की तरफ जाता दिखेगा। आप इसे अब डायरेक्ट बना सकते हैं क्रॉस लगाकर। ये कार्बन क्रॉस है, ऊपर CH3, नीचे CH2 CH3, इधर H और इधर OH। अब ये तो कार्बन चेन वर्टिकल पर भी आ गई, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैं CH2 CH3 यहां जोड़ता तो CH2 CH3 यहां जुड़ा होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेज एंड डैश से फिसर बना रहे हैं तो वर्टिकल पर कार्बन चेन हो, टॉप मोस्ट ऑक्सीडाइज हो, ये कंडीशंस फुलफिल करने की नीड नहीं है। आपको वेज एंड डैश को फिसर में बदलना है, जैसे इसमें है वैसे इसमें जुड़े आ जाएंगे। मान लो यहां पर मैं CH3 लिखता तो CH3 यहां आता तो वहीं रहता, यहीं रहता, ऊपर नहीं जाता, यहीं रहता। फिर वो तो जैसा वेज एंड डैश दिया गया है वैसा ही ये बन जाएगा। फिर आप रूल्स नहीं देखेंगे। मैं नाम लिख के देता तो आप रूल्स देखते। वेज एंड डैश को कन्वर्ट करने में आप रूल्स नहीं देखेंगे। ये आपका फिसर है। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सर ऐसे कैसे घुमा, ये तो नजर नहीं आता। मैं दिखाता हूं आपको, देखिएगा। मेरे पास एक 3D स्ट्रक्चर है पूरा टेट्राहेड्रल। मैं पहले बताता हूं, ये कार्बन, ये एटम है, ये CH3 पर्पल है, ये CH2 CH3 ये येलो है, ये एक ही प्लेन में है, बराबर है। अब ये रेड ऊपर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ देख सकते हो, ऊपर की तरफ ये OH है और नीचे की तरफ जो जा रहा है वो H है। ऐसे इसे दिखाया गया है, चेक करिएगा। तो हम रोटेट कर रहे हैं, देखो ये प्लेन पर हैं दोनों। तो हमने कहा जो उठा हुआ बॉन्ड है, ये उठा हुआ है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है। देखिएगा मैं घुमा रहा हूं इसको, ये घुमाया मैंने, ये घुमाया, आप देखो ये ऐसा दिख रहा है। ये दो बॉन्ड आपकी तरफ आते हुए लग रहे हैं। देखो ये H आपकी तरफ आ रहा है, ये OH आपकी तरफ आ रहा है। चलिए हम फोकस करते हैं इन पर। दिख रहा है आपकी तरफ आ रहा है दोनों। अब जो नीचे हैं, जो पीछे जा रहे हैं, मैंने जो डैश से बनाए हैं उन्हें भी देखो, ये पीछे जा रहे हैं। देखिए ये पीछे जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऐसा है। इसे बस ये मानो कि हथौड़ा मारो ये प्लेन हो जाए, इधर भी ऐसे मारो प्लेन हो गया, ऐसे है। ये दिखाया गया है आपको इसमें। तो H इधर आ गया, तो रोटेट इस तरह से करना है 3D को। तो ये था वेज एंड डैश से फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा, डायरेक्शन वो बदल के भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल उसी तरह का है। अब ये थोड़ा बदल दिया, पहले इधर था वेज, अब इधर है। तो जो करना है चेंज आपको वेज और डैश को करना है, ये दोनों अपनी जगह हैं। देखो एक कार्बन है ये वाला, ये जो है इसे उठा के इधर लाना है, तो आपने ऐसी लाइन खींची, ये इधर आ जाए। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये Cl इधर आ जाएगा, H इसकी जगह आ जाएगा, तो Cl ऐसे आ जाएगा, H इसके प्लेस पर आ जाएगा। Br ऊपर ही रहने वाला है लेकिन दूर जाता हुआ फील होगा, इसलिए डैश से बना रहे हैं।
और नीचे CH3। आप डायरेक्ट बना सकते हैं लाइन से, जरूरी नहीं आप 3D बनाएं। ये फिशर है एक्यूरेट। इसी तरह और भी देखो, और भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिएगा ये कंपाउंड दिया गया, चारों डिफरेंट जुड़े हैं, तो जो वेज है उसे पकड़ना है आपको। खेल जो है इन दोनों के बीच है, इसे इधर ले जाना घुमा के अपोजिट। ठीक, ये यहीं रहेगा। देखिए मैं डायरेक्ट टॉस बना रहा हूं, ये यहीं रहने वाला है CHO एल्डिहाइड ग्रुप। इसके जो इससे जुड़ा है मेन प्लेन पर है वो दूसरी तरफ रहेगा OH। यहां देख लीजिएगा जो प्लेन से है वो उसके अपोजिट ही रहता है। दूसरा देखो CHO यही है अपनी जगह, जो प्लेन पर है उसके अपोजिट रहता है। ऊपर वाले में देख लो एक बार, Br था, Br अपनी जगह ही रहा। उसके अपोजिट में कौन आया? जो प्लेन पर था, जो सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया था। वैसे यहां भी है, तो OH इधर आया। अब CH3 ऊपर चला गया, CH3 यहां है, तो H इसकी जगह पर आ जाएगा। तो जो चेंज है वो इन दोनों के बीच है। इसको दूसरी तरफ जाना है, उसकी जगह ये आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, बस और कुछ नहीं है। तो कैसे भी दिया गया हो वेज एंड डेस, उसे आपको फिशर में बदलना ही होगा। और जब फिशर में बदलेंगे तो रूल फॉलो करे ना करे उसमें कोई मतलब नहीं है कि वर्टिकल पर कार्बन चेन हो। ये तब है तब मैं आपको नाम लिखूं ब्यूटेन टू ऑल, तो आपको ऐसे बनाना है। मैं स्ट्रक्चर लिख के दे दूं सिंपल, तो बनाना है। वेज एंड डेस में कहा है कि कन्वर्ट करो फिशर में, तो आप जैसे कन्वर्ट हो रहा है वैसे आप कन्वर्ट करें। जैसे कार्बन जहां भी आ रहे हैं ग्रुप्स वहीं आप लगाएं, आप वैसे चेंज ना करें। तो अब हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो फिशर में ही रिप्रेजेंटेशन होगा। तो फिशर के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ये फिशर है, मतलब एक कंपाउंड मैंने फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, पॉसिबल है, कर दें आप, हो जाएगा। 360 भी कर सकते हो, तो मॉलिक्यूल बदलेगा नहीं। 360 पे तो ये घूम के वही आ जाएगा, पूरा चक्कर है। 180 भी कर सकते हो तो भी कंपाउंड नहीं बदलेगा, यही रहेगा। हाँ, आप इसे 90 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। अगर 90 डिग्री रोटेट किया तो फिर ये कंपाउंड ओरिजिनल में ये नहीं होगा, इसका एनेंशियोमर बन जाएगा। ना इसे 270 डिग्री पर रोटेट कर सकते, मतलब दो ही रोटेशन पॉसिबल है, 180 या फिर 360। याद रखना ये कि कभी जरूरत पड़े इसे रोटेट करने की इस तरह से, तो ये अपोजिट हो सकते हैं कि CHO यहाँ, CH3 यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, तो एक ही होगा, यही स्ट्रक्चर होगा, बदलेगा नहीं, यही कंपाउंड होगा, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर आपने 90 डिग्री रोटेट किया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये, तो फिर एनेंशियोमर बन जाता है उसका। तो मतलब सीधा सीधा याद रखो कि फिशर में आप रोटेशन 180 डिग्री कर सकते हो, 360 बस, और कोई रोटेशन नहीं कर सकते हो। आप इनको नहीं बदल सकते हो ऐसे। तो 180 डिग्री और 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल है। 90 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है कि आप इसे 90 डिग्री घुमा के छोड़ दें। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन के बाद जो हमें ओरिजिनली पढ़ना है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा, D या फिर L, उसे हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है DL कॉन्फ़िगरेशन। DL कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। अब समझना इसे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये कंपाउंड है जो फिशर प्रोजेक्शन जिसका लिखा हुआ है, इसका नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड, ये कॉमन नेमिंग इसकी है। तो DL कॉन्फ़िगरेशन बताया गया कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर अगर अवेलेबल है, जैसे कि यहां पर एक ही है, तो इसमें जो कायरल सेंटर है इसमें जो पूरे में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो किस डायरेक्शन में जुड़ा है। अगर वो राइट हैंड पर जुड़ा है, जैसे कि यहां पर है, तो इसे कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन बोला गया। इसकी मिरर इमेज बनाकर देखते हैं, मतलब इसका एनेंशियोमर क्या कहता है। इसका एनेंशियोमर अगर हम बनाते हैं, मतलब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, तो इस तरह से आती है। OH यहाँ,
H यहाँ, CH2OH यहाँ और एल्डिहाइड यहाँ। अब इसे देखिएगा, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसे एल ग्लिसरल एल्डिहाइड या एल कॉन्फ़िगरेशन बोला गया। ये हैं दो आइसोमर। तो जो नाम रखे गए वो केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो सबसे ज्यादा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के हिसाब से रखे गए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप राइट हैंड में है तो दैट इज द डी कॉन्फ़िगरेशन, और लेफ्ट हैंड में है देन दैट इज द एल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां थोड़ी एक और समस्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये रोटेशन नहीं है। रोटेशन का मतलब भी यहां समझना पड़ेगा आपको। रोटेशन जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे, जो लिवो रोटेटरी होता था उसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते थे। डी को प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एल को माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल है। मान लो एक्सपेरिमेंटल ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो ही है और कॉन्फ़िगरेशनल भी डेक्स्ट्रो लग रहा है। देखो दो चीजें हैं, एक कंपाउंड को देख के पता करना कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और एक एक्सपेरिमेंट करके पता करना कि ऑप्टिकल जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसे किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के सिंबल ये हो सकते हैं, डी या स्मॉल डी या स्मॉल एल, प्लस या माइनस, कुछ भी। डी की स्मॉल डी की जगह प्लस यूज कर सकते हैं, स्मॉल एल की जगह माइनस यूज कर सकते हैं। लेकिन देखने भर से कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखने से लगता है, अब समझ रहे हैं, हमें देखने से लगता है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, हमें लगता है OH राइट में है, हमने ऐसे रूल्स बना लिए कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसे देखने से लगता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो कॉन्फ़िगरेशनल ये डी है, और प्रैक्टिकल जब देखा गया तो ये डी ही था, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही था। ये दोनों सिंबल अलग अलग हो सकते हैं। कोई हमें देखने से लगे कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक्सपेरिमेंटली वो लीवो निकले, ये भी पॉसिबल है। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन का सिंबल ये है, एक्सपेरिमेंट का सिंबल ये है, नाम ये है। दोनों सिंबल लिखे जाते हैं हर जगह। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? रिलेटिव का मतलब है ये जो कंपाउंड है ग्लिसरल एल्डिहाइड जो आपके सामने लिखा है, इसे स्टैंडर्ड मान लिया गया। स्टैंडर्ड इससे बना हुआ कंपाउंड, इससे ड्राइव हुआ कंपाउंड OH है, मैं यहां NO2 लगा दूं रिप्लेस करके, हेलोजन लगा दूं, NH2 लगा दूं, तो वो इसकी राइट हैंड पे है तो वो डी फॉर्म ही होगी, चाहे उसका एक्सपेरिमेंटल रोटेशन कुछ भी रहा हो। अब क्वेश्चन आता है, सर एक से ज्यादा कार्बन है तो क्या करेंगे? एक से अगर ज्यादा कार्बन है, जैसे कि मैं ले रहा हूं ग्लूकोज, हमने कहा एक से ज्यादा अगर कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है तो, और हम ले रहे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिएगा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें 4 कायरल सेंटर हैं। छह कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सभी कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पर है। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, मतलब ये कायरल है। तो कितने? 1 2 3 4। सर अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं तो कैसे पता चलेगा ये डी कॉन्फ़िगरेशन है या एल कॉन्फ़िगरेशन है? तो अगर एक से ज्यादा हो तो जो सबसे बॉटम पर हो, फिशर प्रोजेक्शन में जो सबसे बॉटम पर हो, जो सबसे नीचे हो, कायरल सेंटर, ये सबसे नीचे है। तो इसके हिसाब से आप मार्क करोगे, यहां OH राइट पर है, देन दैट इज कॉल्ड द डी, दैट इज डी ग्लूकोज। और इसकी मिरर इमेज बनाएं तो दूसरा ग्लूकोज भी निकल आता है। जो बायोलॉजी के होंगे वो इस ग्लूकोज को जानते होंगे, उनका यूज हुआ होगा। DB और LB, ये OH इधर, ये H इधर, OH इधर, OH इधर, OH है तो H, H है तो OH, H और यहां CH2OH। यहां बॉटम वाले कार्बन का OH लेफ्ट हैंड पे है तो ये L ग्लूकोज है। तो ये इस तरह से DL कॉन्फ़िगरेशन दिया गया। मैंने बीच में हमेशा प्लेस छोड़ देता हूं मैं,
ये है एक्यूरेट। एक्सपेरिमेंटल कैसा था? ये डेक्स्ट्रो ही था, ये एक्सपेरिमेंटल लीवो था। ये ग्लूकोज अलग है, ये ग्लूकोज अलग है, ये एनर्जी प्रोवाइडर है, ये एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है। तो ये दोनों एनेंशियोमर जरूर हैं लेकिन एक नहीं है, ये तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। तो ये अलग अलग हैं। जो ग्लूकोन डी जो यूज करते हैं वो ये है, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रोज लिखा होता है जो ग्लूकोज की बोतल पेशेंट को लगती है, उस पर देखना कभी कभी देखा हो किसी ने, डेक्स्ट्रोज लिखा होता है, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, वो लीवो रोटेटरी नहीं है। दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। खैर मैं इस पर नहीं हूं फिलहाल, मैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। तो कैपिटल डी ये बता रहा है, मोटा मोटे तौर पे समझें कि ये देखने से डी लगता है राइट हैंड में रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, राइट हैंड नहीं सॉरी क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव का मतलब है एक्सपेरिमेंटल भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है। दोनों सिंबल मैच करें, कोई कंडीशन नहीं है, कई बार मैच करते हैं कई बार नहीं करते, दोनों अलग अलग लगाने होते हैं, दोनों को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हमेशा दोनों ही लगाने होते हैं। अब डी और एल में एक समस्या आने लगी, जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल। कैपिटल डी का मतलब कतई ये नहीं है कि ये कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। स्मॉल डी या प्लस साइन का बिल्कुल ये मतलब है कि ये कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझना, दोनों डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट है। तो हमने डी और एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, लेकिन इसकी लिमिटेशंस थी। ये ग्लिसरल एल्डिहाइड जो कि मैंने ऊपर बताया, ये एक स्टैंडर्ड मान लिया गया और इसी से कोरिलेट सबको किया गया और बताया गया कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जो राइट में होगा वो कैपिटल डी बोलेंगे, लेफ्ट में होगा तो कैपिटल एल बोलेंगे। लेकिन ये कुछ चला नहीं। मान लीजिएगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड नहीं हो रही है, या सभी अल्काइल ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता चल रही है, तो डी और एल किसे मार्क करें? तो ये एक वैलिड फॉर्म बनी नहीं। तो जब वैलिड फॉर्म नहीं बनी, सभी में OH नहीं होता या सभी में NH2 या हेलोजन भी नहीं होता, कायरल होने के लिए डिफरेंट होना जरूरी है, एंड ग्रुप्स का होना जरूरी थोड़ी है, कुछ और हो, डिफरेंट हो बस। तो इसकी लिमिटेशन सामने आने लगी। तो ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा चला नहीं और कुछ समय बाद ये फेल हो गया। इसकी जगह दूसरे कॉन्फ़िगरेशन ने ले ली जो इसी से मिलता जुलता था, उसे बुलाते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। जैसे याद है सिस ट्रांस होता था, तो सिस ट्रांस नहीं बन पाए तो EZ कॉन्फ़िगरेशन आया कि भाई ये E है ये Z है। तो वही उसी तरह जब डीएल ने काम नहीं किया तो दूसरा आ गया RS कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम पढ़ते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है RS कॉन्फ़िगरेशन। डीएल फेल होने के बाद ये भी उसी तरह का है, लेकिन नाम इसका है RS कॉन्फ़िगरेशन। चलिए RS का मतलब मैं बाद में बताऊंगा। इसमें डेक्स्ट्रो लीवो कौन सा है, मतलब डीएल कौन सा है R और S में, ये बात की बात है। लेकिन पहले ये किस पर बेस था वो समझिएगा। सबसे पहले हमें ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी होती है और उसके लिए हमें पढ़ने होते हैं CIP रूल्स। ये CIP रूल्स मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब EZ आया था सिस ट्रांस के बाद तो भी मैंने नाम लिया था। C का मतलब होता है, 3 साइंटिस्ट के नाम पे है, चैन। I का मतलब है इनगोल्ड और P का मतलब है प्रीलॉग। चैन, इनगोल्ड, प्रीलॉग। तो ये रूल्स हैं, 3 साइंटिस्ट ने ये दिए। ये रूल्स क्या हैं ये मोटा मोटा समझिएगा, बिल्कुल लिख लीजिए सेंटेंस में, मैं केवल समझा रहा हूं। मान लीजिएगा एक कार्बन से 4 एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हैं। मान लीजिएगा H जोड़ा है, Cl भी जोड़ा है, OH भी जोड़ा है और CH3 भी जोड़ा है। तो हमें इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी देनी होती है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है और फोर्थ किसकी है। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, ध्यान देना, पहला क्या होगा, चाहे हिंदी में आप लिख लें, ये यूज कर रहे हैं आपको लिखने नहीं कहीं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। H का एटॉमिक नंबर 1 है, Cl का 17 है। अब क्वेश्चन है OH में तो सर 2 एटम है, तो वो एटम देखो जो जुड़ा हुआ है कायरल सेंटर से। ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन नहीं देखना है। यहां जी 4 एटम है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो आपको कार्बन को देखना है जो जुड़ा है, H को नहीं देखना है। तो इन सब में सबसे ज्यादा है जी सर Cl की। सेकंड पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड OH, थर्ड CH3 एंड फोर्थ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। क्वेश्चन आता है सर आइसोटॉप्स हो। आइसोटॉप्स का मतलब है कि एटॉमिक नंबर बराबर हो, जैसे 1H1 या 1H2,
ये दो आइसोटॉप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर है, अब किसे प्रायोरिटी दें? अगर आइसोटॉप्स हैं तो मास नंबर ज्यादा है तो प्रायोरिटी उसे दें। मास नंबर जिसका ज्यादा, किसका ज्यादा है? 1h2 का, तो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है देन 1h1। ड्यूटीरियम की प्रायोरिटी ज्यादा है देन प्रोटियम। तीसरा, सर ऐसे केस हैं कि एक CH3 है और एक CH2CH3 है, इसका पहला एटम एटॉमिक नंबर 6, इसका भी पहला एटम एटॉमिक नंबर 6, इनकी तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आने की। तो अब किसे प्रायोरिटी दें? तो 6 इक्वल हैं, मान लो एक कैंसिल आउट हो गए। इससे जुड़ा बड़ा एटम तीनों हाइड्रोजन है सर, इससे जुड़ा बड़ा एटम 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन ही था। तो दूसरा बड़ा एटम कंपेयर करें जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो। देखो जैसे C तो कैंसिल हो गया था, बराबर थे, CH3 ये था, CH2 क्या था? CH2 CH3 ये है। आपने ये कंपेयर किया, ये बराबर निकला। दूसरा एटम हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, दूसरा एटम 6 है, ये बड़ा है, तो इससे प्रायोरिटी जाएगी। प्रायोरिटी गोज टू दिस वन, CH2 CH3 को प्रायोरिटी गई। आगे नेक्स्ट, फोर्थ रूल, अगर सर ऐसा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी आ जाती है या हमें यह चेक करना पड़ जाए सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, अब तो पहला आइटम भी यही, दूसरा आइटम भी यही और तीसरा आइटम भी यही, अब किसे प्रायोरिटी दें? तो जो डबल बॉन्ड वाला होता है, रूल्स क्या कहते हैं, जो डबल बॉन्ड वाला होता है उसे आप ऐसे दिमाग में ये ना देखें ये दिख रहा है, दिख जरूर रहा है, आप इसे दिमाग के अंदर इमेजिन करें, ये है डबल बॉन्ड के नीचे जो इस कार्बन पर भी बॉन्ड है, इसमें इसकी दोनों वैलेंसी कार्बन से जोड़ दें। इसे इमेजिन करो कि ये ऐसा दिखे दिमाग में आपके, कॉपी पर नहीं, कॉपी पर ऐसे ही रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसमें तो 2 कार्बन और एक्स्ट्रा आ गए तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की और ज्यादा होगी। जब कार्बन के बीच बॉन्ड की बात कर रहे थे, मान लीजिए ये आ जाए कि जी CH2 CH3 है और ये CHO है, अब प्रायोरिटी किसकी? CH2 CH3 लिखा है, ये डबल बॉन्ड O इधर आएगा, तो पहला कार्बन बराबर, दूसरा बड़ा आइटम कार्बन, दूसरा बड़ा आइटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ज्यादा है तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। और प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी रैंक, फर्स्ट रैंक मान लीजिएगा, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, 4 रैंक तक ये डिसाइड करने, इन्हें बुलाते हैं CIP रूल्स। इन्हें आप EZ पर भी अप्लाई करते थे, लेकिन इतने ज्यादा एप्लीकेशंस की वहां जरूरत नहीं थी, यहां अप्लाई ज्यादा करना होगा, इसलिए सारे मैंने लिख के दिखाए, सबके एग्जाम्पल्स भी दिए। अब अप्लाई करके देखते हैं और RS का मतलब भी सीखते हैं कि क्या है। तो पहला मीनिंग R का ही हो जाए। R ये जो वर्ड है इसका मतलब वैसे क्लॉकवाइज रोटेशन से है, राइट आप बुला सकते हो उसे, राइट। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है रेक्टस, जिसका मतलब क्या होता है? राइट, मतलब राइट हैंड रोटेशन, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब D के इक्वल, जस्ट लाइक D कॉन्फ़िगरेशन। और जो S वर्ड है R के बाद जो S है, इसका मतलब सीधा सा अपोजिट होगा, लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। इसका मतलब कैपिटल L से होगा, DL में L जो था, लेकिन S का मतलब जो होता है वो सिनिस्टर होता है, SINISTER, सिनिस्टर, इसका मतलब लेफ्ट से है। तो ये था आपका R और S का मतलब। अब अप्लाई थोड़ा करके देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड R है और कौन सा कंपाउंड S कॉन्फ़िगरेशन में है। DL तो पढ़ लिया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं है, उसकी नीड भी उतनी नहीं है। RS हमें पढ़ना है, मेनली यही सीखना है। चलिए सीखते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। हमने यहां ये 4 कंपाउंड लिखे हैं, 2 आपको दिख रहे हैं, 2 नीचे हैं, थर्ड ये और फोर्थ उसके नीचे है। 4 कंपाउंड्स को देखते हैं 1 बाय 1, कौन सा R है कौन सा S है। फर्स्ट फिशर में है, सब फिशर में ही हम बता रहे हैं। वेज एंड डेस में आए तो पहले आप बदलिएगा, बदलना हमने इसीलिए बताया है क्योंकि फिशर में काम करना, RS चेक करना आसान है, कंपेरेटिवली आसान है देन फिशर। फिशर में 3D के रिगार्डिंग में आप इमेजिन करके चेक करना कि R है या S है, बहुत डिफिकल्ट होगा, और वहीं फिशर में ये काफी आसान होगा।
तो चेक करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस के लिए आपको इन ग्रुप्स को मार्क करना होगा प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, सेकंड किसकी, देखो 4 हैं। पहला है एल्डिहाइड NH2 CH3H। तो इन चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 6, इसका 6, इसका 7। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये है, दैट इज फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक भी मुझे लिखनी होगी, ये CH3 है, C इक्वल है दोनों में, H उसमें ऑक्सीजन, तो सेकंड प्रायोरिटी गोज टू एल्डिहाइड एंड द थर्ड वन CH3। फोर्थ प्रायोरिटी पर फोर्थ लिखने की नीड आपको नहीं है, 3 ही लिखनी है, आप ये मान लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर भी 4 ग्रुप हैं, उनमें भी इक्वल ऐसे ही ग्रुप हैं, तो आसान होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये एल्डिहाइड हो गया और थर्ड ये CH3, इक्वल ग्रुप थे तो वही रहा। फोर्थ को मार्क नहीं करना है। अब थर्ड में देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप Cl का एटॉमिक नंबर 17, Br का 35, कार्बन का 6, तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू Br, सेकेंड टू Cl, भाई एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये इक्वल है तो ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, थर्ड गोज टू COH एंड फोर्थ वन CH3। तो फोर्थ हमें मार्क नहीं करनी है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर H मार्क नहीं कर रहे, मैं फोर्थ मार्क नहीं कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी Br, सेकेंड Cl, उसी तरह का है, थर्ड 2 है, दोनों है, CH2 CH3 से जाएगी थर्ड। अब देखिएगा इन चारों में आपको करना क्या है। R और S पता करने के लिए कौन सा है जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। लीस्ट मतलब जो हमने मार्क नहीं किया, फोर्थ वही तो है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो आपके फिशर प्रोजेक्शन में बॉटम पर हो, बॉटम नीचे, सबसे नीचे। लेकिन ये तो सबसे ऊपर है, आपको नीचे लाना होगा। क्या आप रोटेट कर सकते हैं? कितना रोटेट करना है इसे यहां लाने के लिए? 180। याद करो फिशर प्रोजेक्शन में मैंने कहा था 180 परमिसेबल होता है, आप रोटेट कर सकते हैं, 360 भी कर सकते हैं, 90 नहीं कर सकते। तो ये परमिट करेगा, आप रोटेट कर लें नीचे पूरा 180। अब आगे देखिए ऊपर, ये ऑलरेडी बॉटम पे, यहां कुछ भी नहीं करना। और ऊपर देखिए, यहां साइड में इसे नीचे लाना होगा, और ऊपर देखिए यहां भी साइड में है और इसे भी नीचे लाना होगा। तो नीचे लाने के वैसे तो कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे सिंपल बताऊंगा। सबसे सिंपल है कि आपको ये यहां लाना है, ये यहां लाना है, तो इन दोनों को एक्सचेंज करें। लेकिन अगर इन दोनों की एक्सचेंज किया तो कंपाउंड ही बदल जाएगा, साथ में आपको ये भी एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो इन्हें एक्सचेंज अगर हम करें तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, ये NH2, ये CHO, ये NH2, ये CHO, H यहां तो CH3 यहां हो गए जी, चारों अरेंज्ड। फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पर है, फिर से चेक करेंगे। NH2 फर्स्ट, सेकंड पर कौन था? CHO, थर्ड पर CH3, बॉटम पर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर आते हैं, सेकंड कंपाउंड पर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये है, नीचे लाना है, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो इसके अपोजिट वाला डायगोनली ये भी एक्सचेंज करने होंगे। जैसे इसके अपोजिट था तो इसके अपोजिट वाला भी, ये H, ये CH3, ये NH2 और ये एल्डिहाइड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क कर लें यहां पर। फर्स्ट कौन था? NH2, NH2 ऊपर है। सेकेंड कौन था? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यहां है। थर्ड कौन था? CH3, CH3 यहां है। फोर्थ पर तो हमने कोई मार्क किया नहीं था। नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसी है, फोर्थ बॉटम पर ही है, बॉटम पर ही तो करना था, फोर्थ ऑलरेडी बॉटम पर है, कोई चेंज नहीं। अब ये नेक्स्ट है। अब फोर्थ तो टॉप पर है, बॉटम पर लाना है, यहां तो 2 बार इंटरचेंज करो, एक बार यहां आएगा फिर यहां आएगा। उससे बेटर है आप 180 डिग्री रोटेट कर दो, क्योंकि 180 मैंने बताया था जब फिशर शुरुआत की थी कि इसमें 180 डिग्री और 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल है, परमिसेबल है, 90 नहीं है और कोई भी नहीं है। तो
होगा क्या, अपोजिट हो जाएंगे सब के सब। 180 ये ऊपर आ जाएगा, CH2CH3, ये CH3 नीचे आ जाएगा, फोर्थ रैंक वाला ग्रुप नीचे, Br इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखूं तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, Cl सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप नीचे। अब बड़ा आसान काम है, देखिए मैं सभी में यही करूंगा, नीचे से ही ऊपर चलेंगे इस बार। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप पर अपना ये पेन मार्क करिए, फर्स्ट पर रखिएगा। फर्स्ट से आप पेन को सेकंड पर घुमाइएगा। फर्स्ट यहां, ये तो थर्ड है, थर्ड पर नहीं सेकंड पर, इसे इग्नोर करो, ये है फर्स्ट सेकंड, ये है फर्स्ट से सेकंड की तरफ चलो, सेकंड से सेकंड पर पहुंचिए, सेकंड से थर्ड की तरफ चलो और देखो आपका पेन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कंपाउंड है एस फॉर्म, दैट इज एस। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड बताया था मैंने अभी अभी, आर एस का मतलब। नेक्स्ट पर देखिए, यहां तो कुछ करना ही नहीं था, फर्स्ट पर पेन रखिए, सेकंड पर ले जाइए, सेकंड ये है, फर्स्ट से सेकंड ले गए, सेकंड से आप थर्ड ले गए, आपका पेन किधर रोटेट कर रहा है, आपका पेन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट इज आर फॉर्म। नेक्स्ट पर आइएगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड चलते हैं, आपका पेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट इज एस फॉर्म। फर्स्ट से सेकंड पे चलिए, सेकंड से थर्ड पर, आपका पेन किधर रोटेट कर रहा है, दैट इज आर फॉर्म, राइट हैंड क्लॉकवाइज। वैसे भी देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड मिरर इमेजेस ही बनाई थी, इसकी मिरर इमेज ये है, तो सीधी सी बात है, इसमें एक आर है एक एस है, दोनों आर तो हो नहीं सकते, इनएंशियोमर है, एक राइट हैंड में रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड में, तो हमने निकाल लिया आर एस कॉन्फिग्रेशन। तो अब इसी को 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं, थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि और थोड़ी क्लियरिटी बढ़े। चेक करिएगा, हमने 2 कायरल सेंटर वाला कंपाउंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। 1 2 3 4 4 कार्बन वाला है, इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं 1 2 3, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ये सी स्मॉल बनाना, ये बी स्मॉल ही बनेगा, देख नहीं रहा, देख लीजिएगा। 1 2 3, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, ब्यूटेनल, नाम लिख लिया हमने, इसका नेमिंग भी जरूरी है। अब देखना नेमिंग ही बदलेगी नहीं, मतलब थोड़ी एक्यूरेट होगी। तो इसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। पहला कायरल सेंटर ये है, क्रॉस वाला कायरल ही होता है, फिशर में है। नेक्स्ट ये है, अगर IUPAC के हिसाब से देखें तो 1 2 सेकेंड कार्बन कायरल है, 1 2 3 थर्ड कार्बन भी कायरल है। तो पहले सेकेंड को चेक करते हैं, दैट इज आर और दैट इज एस, क्या है ये। चलिए इधर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, हम इसे ही कायरल दिखाएंगे, इसे नहीं दिखाएंगे ताकि उसी का कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सके। ये क्रॉस, ये ऊपर वाला है, इससे इधर Cl जोड़ा है, इसके उधर एल्डिहाइड जोड़ा है, इसके इधर H जोड़ा है, इसके नीचे ये कार्बन है, ये Br है, ये H है और ये CH3 है। अब चेक करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, फर्स्ट प्रायोरिटी Cl की। Br, तुम सोच रहे हो Br यहां नहीं, Br की नहीं है, जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 17, इसका 6, इसका 1, तो पहले में कौन सा सबसे ज्यादा, Cl का, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड में इसमें 6, इसमें 6 इक्वल, इससे बड़ा ग्रुप जो बड़ा आइटम जुड़ा है ऑक्सीजन, इससे बड़ा Br का ज्यादा। सेकंड प्रायोरिटी गोज टू दिस वन, थर्ड यहां एंड फोर्थ हमने मार्क नहीं करनी है। लेकिन फोर्थ बॉटम पर नहीं है, फोर्थ को बॉटम पर लाना होगा। लाने के लिए वही करें, इंटरचेंज, अपोजिट भी इंटरचेंज होगा। अब क्या बनेगा, Cl ऊपर आ जाएगा, इंटरचेंज हुआ, CHO इधर आ जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप नीचे। आप इसे H को लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, C Br CH3 और H। अब प्रायोरिटी देख लें, फर्स्ट Cl है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है।
पेन फर्स्ट पर रखें, सेकंड की तरफ चलें, सेकंड से थर्ड की तरफ चलें। आपका पेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, दैट इज एस फॉर्म। नॉट ओनली एस, ये सेकंड कार्बन था नेमिंग के हिसाब से, तो दैट इज 2s। 2 क्यों आया? नेमिंग, IUPAC नेमिंग के हिसाब से सेकंड कार्बन था, और जो कायरल है और जिसकी एक्टिविटी अपोजिट प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, 2s। अब नीचे दूसरा कार्बन भी चेक करते हैं। ये Br यहां, ये वाला चेक करें थर्ड, ये H यहां, नीचे CH3 और ऊपर C, Cl, H एंड एल्डिहाइड। फर्स्ट प्रायोरिटी Br है, क्लियर है। सेकंड ये Cl है, ये भी क्लियर है। थर्ड CH3 है, फोर्थ ये फिर बॉटम पर नहीं है। इंटरचेंज करना है तो सामने वाला भी इंटरचेंज करना होगा। अब आगे चलो एक शॉर्टकट भी बताता हूं। ये Br यहां पहुंच जाएगा, Br फर्स्ट है तो यहां फर्स्ट ही लिख लें आप डायरेक्ट, Br लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड इधर आ जाएगा, सेकंड यहां लिख लें। फोर्थ इधर जाएगा, थर्ड यहां लिख लें। फोर्थ बॉटम पर ही है, कम लिखना पड़ेगा भाई। तो फर्स्ट से पेन घुमाइए, सेकंड से थर्ड, दैट इज राइट हैंड क्लॉकवाइज है, दैट इज 3 कार्बन की संख्या है नेमिंग के हिसाब से, दैट इज 3r। तो इस कंपाउंड का जो कंप्लीट नाम है वो ये नहीं है, इसका नाम ये क्या होगा? देखो फिर से, 2s ब्रैकेट 3r ब्रैकेट, आगे ये पूरा नाम आएगा फिर 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। RS पहले आते हैं, जैसे सिस ट्रांस पहले बोले जाते हैं उसी तरह ये भी पहले ही लिखा जाता है। 2 और 3 भी मेंशन किए जाते हैं ताकि पता चले कौन सा कार्बन एटम कायरल है और एक्टिव है और किधर रोटेट कर रहा है कॉन्फ़िगरेशनली, एक्सपेरिमेंटली नहीं। वो अलग साइन है, वो प्लस माइनस का साइन आएगा या स्मॉल डी स्मॉल एल का। ये कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक्सपेरिमेंटल है, दोनों अलग 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 समझे आप। तो ये था रोटेशन, इस तरह से करते हैं हम रोटेट। अब एक चीज और सुनिएगा, एक चीज और देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंस है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मैं बाद में बताऊंगा फॉर्मूला, पहले कुछ और देख लीजिएगा। एल्कीन होती है दैट इज सिस ब्यूट टूइन। आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, दैट इज अ हाइड्रोजिनेशन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव ये है नहीं क्योंकि कोई कार्बन नहीं, कायरल सेंटर नहीं है। दूसरा, इस सिस ब्यूटुइन में ही आप डालते क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। डार्क मैंने लिखा, मतलब डबल बॉन्ड पे एक्ट करेगा, डबल बॉन्ड पर एक्ट करेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा ये कुछ ऐसे होगा। ये जो Cl2 है, H2 जो ऐड हुआ, इनके ये जानना जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड होना एल्कीन में, रिएक्शन होती है हाइड्रोजिनेशन। कैसी रिएक्शन है? हाइड्रोजिनेशन। जो हाइड्रोजन का एडिशन है, ऐड होगा एल्कीन से, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी, ये देता है सिन एडिशन। क्या देता है? सिन एडिशन। और ये जो मैंने हैलोजन ऐड किया X2 एडिशन जो है, ये देता है एंटी एडिशन। सिन एडिशन और एंटी एडिशन ये नॉर्मल है। अब सिन एडिशन एंटी एडिशन आप नहीं जानते होगे तो इसका मतलब समझिएगा। अगर अटैक, ये डबल बॉन्ड है, 2 एटम जुड़ने हैं,
मान लो ए बी एटम है या ए एटम है, कुछ भी है, एक यहां जुड़ा इस डायरेक्शन में, सिंगल बॉन्ड बचा, ए यहां जुड़ा और बी भी इसी डायरेक्शन में जुड़ा, तो ये सिन है। अरे ये नहीं मैंने ये पहले लिख दिया, बी बाद में कैसे भी लिख लो। एक डायरेक्शन में सिमिलर एक ही पॉइंट से जुड़े दोनों, और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते, अपोजिट मींस एक तो ए यहीं जुड़ा लेकिन बी यहां जुड़ा, ए यहां जुड़ा बी अपोजिट जुड़ा, ये एक डायरेक्शन में जुड़े अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े, तो ये होता एंटी एडिशन। तो समझना, सिन एडिशन जो एक ही डायरेक्शन डबल बॉन्ड के प्लेनर होता है, डबल बॉन्ड एक डायरेक्शन से अटैक करें और अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करें तो ये दैट इज द एंटी एडिशन। एंटी एडिशन के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। X2 जो ऐड होता है वो इसी से है, HOCl ऐड होता है वो इसी से है, HOCl, इसे H2O और Cl2 के नाम से भी जानते हैं। और जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देखी वो सिन एडिशन है B2H6 के साथ। तो अलग अलग है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं यहां पर, इसकी नीड क्या हुई जो ये बताना पड़ा, इसे भी समझे। तो मैं कुछ आपको डायरेक्ट टर्म बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक बोले आप इसे। पहली है CAR, दूसरी है TAM। ये हैं दोनों एंटी एडिशन के लिए, एंटी एडिशन। मतलब क्या है इसका भाई, मतलब ये जो A है ये एंटी एडिशन है। चलिए CAR की फुल फॉर्म देखते हैं, सिस एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। CAR दैट इज कार, CAR। अगर आपकी एल्कीन सिस में है, एंटी एडिशन हो रहा है, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बनेगा, लीवो रोटेटरी भी बनेगा, दोनों बराबर अमाउंट में बनेंगे। लेकिन अगर आपकी एल्कीन ट्रांस है और एंटी एडिशन ही हो रहा है, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो मीजो होगा, TAM, TAM। तो ए का मतलब ये एंटी से ही था, ट्रांस में आपकी एल्कीन है, एंटी एडिशन हुआ तो मीजो कंपाउंड बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं CAR TAM, एंटी एडिशन के लिए हैं। दूसरे भी हैं, दूसरे भी बताऊंगा, लेकिन ये तब हैं तब आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो। इनएक्टिव है तो फिर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। दूसरा है CSM। C मतलब सिस, S मतलब सिन, M मतलब मीजो। सिस सिन मीजो मतलब अगर सिस है और सिन एडिशन है, अब एंटी सिन एडिशन है तो फिर मीजो बनेगा। अपोजिट अपने आप सोच सकते हैं, ट्रांस है, सिन एडिशन है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस है, सिन एडिशन है तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। बट कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिव तो हो प्रोडक्ट, इनएक्टिव है तो काय का रेसिमिक और काय का मीजो। मतलब मैं कहूं जी एल्कीन है, ये रही जी सिस है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सिन एडिशन है, लीजिए ब्यूटीन सिस है, दैट इज सिस फॉर्म, सिस ब्यूटीन। हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया पैलेडियम के साथ, जो कंपाउंड बना वो ब्यूटेन है, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है, तो ना ये रेसिमिक है ना मीजो, ये तो सिंपल कंपाउंड है। बस कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो कायरल सेंटर तो होना चाहिए, तभी तो आप कहोगे रेसिमिक मिक्सचर है या फिर मीजो है। तो इसका ध्यान जरूर रखना। तो ये चार फॉर्मूले, चार वर्ड क्या है, CAR, दूसरा ये TAM, दो ही याद रखना, बाकी अपोजिट तो अपने आप, दो ही याद रखना, अपोजिट अपने आप बना लोगे। कौन से, CAR और TAM। अपोजिट कैसे बना लोगे, सिस, आप एंटी की जगह सिन एडिशन कर रहे हैं तो आर की जगह एम बनेगा, ट्रांस सिन एडिशन कर रहे हैं तो एम की जगह आर बनेगा। तो अपोजिट अपने आप बन जाते हैं। तो ये डायरेक्ट है तरीका पता करने का, डायरेक्ट ट्रिक है, सीधे सीधे ये है। क्योंकि ड्रॉ करके बनाना, पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है, तो डायरेक्ट आप चलें। अब बारी है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैं कहूं किसी में एक कायरल सेंटर है जी, कितने बनेंगे, एक ही दो बनेंगे जी, दो एंटियोमर होंगे। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे पता करेंगे आप, कितने बनेंगे,
तो इसके बड़े फॉर्मूले हैं। तो जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। लेकिन ये तब है तब मीजो ना हो, मीजो होता है तो ये नहीं आएगा, फिर एक माइनस हो जाएगा। तो मैं सारे फॉर्मूले लिखता हूं, कई सारे होते हैं, देखिएगा, चेक करिएगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल से भी होता है, ऑप्टिकल से भी होता है। चूंकि डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर ज्योमेट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स टोटल होंगे यहां पर, ज्योमेट्रिकल को हटा के जो बचेंगे। तो उनमें ऑप्टिकली एक्टिव वाले भी होंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले भी होंगे। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग n कायरल सेंटर्स। अनसिमेट्रिक का मतलब है कि उसमें सिमेट्री ना हो किसी भी तरह की, ऊपर एल्डिहाइड है नीचे CH3 है, तो सिमेट्री नहीं है, अलग अलग है। तो इस तरह में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला था 2 की पावर n। इस पर अप्लाई करें तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इस कंपाउंड के 2 की पावर, दो कायरल सेंटर, दो क्रॉस हैं, दो कायरल क्रॉस ही कायरल सेंटर है, फिसर है ये, तो 4। तो इस कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे 4। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन मेंस नीट में बहुत सारा पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब जो इस आगे फॉर्मूले आने वाले हैं, ये कैसा था, अनसिमेट्रिकल था। अब जो फॉर्मूले आएंगे वो सिमेट्रिकल वाले होंगे, तो वो इससे थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, उन्हें याद रखना, उन्हें भी जरूरी है याद रखना, ये एडवांस के लिए होगा। देखिएगा दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग n कायरल सेंटर्स, और n एक इवन नंबर है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, एक इवन नंबर है n, ऑड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑड का अलग फॉर्मूला होगा। सिमेट्रिकल का मतलब है, एग्जांपल देखिएगा, यहां भी COH, यहां भी COH, OH इधर है, OH इधर है, OH इक्वल में आ जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मतलब ये इक्वल आइटम है और ये भी इक्वल है, तो सिमेट्री पॉसिबल है इस तरह की इसमें। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हैं 2 की पावर n-1, और मीजो कंपाउंड भी इसमें बनेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो मीजो कंपाउंड होगा 2 की पावर n-2/2। ये है, इस पर अप्लाई करें तो यहां n की वैल्यू है जी 2, दो कायरल सेंटर है। तो पहले ऑप्टिकली एक्टिव वाले चेक करें, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे ये देख लेते हैं। 2 की पावर, फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, 2 की पावर 2-1, 2 की पावर 2-1, 2-1 1 बचा, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो ऑप्टिकल एक्टिव दो होंगे, एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवो, एक पेयर बनेगा एनेंशियोमर का। मीजो कंपाउंड कितने हैं, 2 की पावर n की वैल्यू 2 है, 2-2/2, 0 आ जाएगा, 2 की पावर 0 मतलब 1। मीजो कंपाउंड बनेगा 1, तो टोटल कितने आइसोमर बने, टोटल दोनों को जोड़ के निकलेगा, टोटल दोनों को ऐड कर दें, टोटल स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे। तो 2 + 1 टोटल कितने हो गए, टोटल आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर, 2 + 1 = 3, तो टोटल 3 हो गए। ये सिमेट्रिकल है और एक इवन नंबर है कायरल सेंटर का, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह से इवन नंबर में आए। दूसरा ऑड वाला भी है, देखिएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ सिमेट्रिकल ही है, लेकिन n कैसा है, ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, एक बड़ा फॉर्मूला है, इससे बेटर है, मैं आपको तरीका बताता हूं इसका। टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला याद करें, 2 की पावर n-1, टोटल हो गया। मीजो कंपाउंड्स का फॉर्मूला 2 की पावर n-1, चूंकि ऑड है, -1 करेंगे तो इवन में बदलेगा, तभी 2 से डिवाइड हो पाएगा। ये मीजो का है, तो टोटल में से मीजो हटा दो, ऑप्टिकल एक्टिव आ जाएगा भाई। तो देखो ये भी किया, देखो टोटल ये रहा माइनस मीजो, ये तो किया। तो ऐसे याद रखो, टोटल स्टीरियोमर मतलब ऑप्टिकल एक्टिव प्लस मीजो मिला के ये हैं, मीजो ये हैं, टोटल में से मीजो हटा दो, ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे। तो ये आपको खुद अप्लाई करना है। यहां देखो सिमेट्रिकल है, इक्वल ग्रुप्स हैं सब, COH ऊपर, नीचे भी COH, नीचे CH3 होता तो अनसिमेट्रिकल हो जाता, सीधा 2 की पावर n हो जाता फॉर्मूला। अब नहीं है, n की वैल्यू अब 3 है, तो ऑड नंबर में है।
तो टोटल आइसोमर कितने होंगे देखिएगा, टोटल अगर हम निकालें तो 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर कितना हुआ 2, तो 2 2 जा 4, तो आप निकाल सकते हैं भाई। तो ये कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आपको बताना है ये आर है या फिर ये एस है, मतलब ये आर फॉर्म में है या एस फॉर्म में है। देख लें, मैं फिशर में भी दूंगा और मैं वेजन डैश में भी दूंगा। आप फिशर को वेजन डैश में बदल के ही काम करें, ना बदला जाए, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे सीधे बात करें। इसमें आर एस बताना है, क्या है आर है या एस है। दूसरा, सेकंड ये है, ये वेजन डैश वाला है फॉर्मूला। अब फिशर में देता हूं मैं, ये बताना है, 2 वाला भी देता हूं मैं। दोनों कार्बन के अलग अलग बताने हैं, ये भी COOH ही ले लेना। तो इन चार कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको RS फाइंड करना है। राइट द RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें 2 हैं तो दोनों का विद नेमिंग के साथ लिखना। इसमें कौन सा कैरल सेंटर है, 1 2 3, 3 है, ये सेकंड वाला। इसमें 1 2 3 4 4 है, सेकंड वाला। तो नेमिंग के साथ करना है, इसमें 1 2 ही है और सेकंड वाला कैरल है। फर्स्ट तो ये है नेमिंग के हिसाब से। तो ये पूरा हो जाए, यहीं तक आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी। यूटिलाइजेशन मैंने बता दिया है, RS पता करना भी मैंने बता दिया है। आगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। SN खत्म हुई विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी आपकी।